किसको बोलना? किसको? राजन को फिर मारेंगे हम कहाँ लोग। से आए थे मारने के लिए? हम लोग देखो और पहचानो, हमारे बहुत चहेते मर रहे। साल 1994 दाऊद और छोटा राजन के रास्ते अलग होते हैं और मुंबई की सड़कों पर शुरू होता है खून से लिखा गया गैंग वॉर। लेकिन यह जंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहती है, इसकी धमक विदेश तक पहुंचती है और फिर डी कंपनी लॉन्च करती है मिशन बैंकॉक और इस ऑपरेशन की कमान सौंपी जाती है एक ऐसे शूटर के हाथ में जो दिखता तो आम था लेकिन था मौत का सौदागर। नाम मुन्ना झिंगाड़ा। जोगेश्वरी का रहने वाला यह लड़का जिसका असली नाम था सैयद मुजक्किर, वो अब निकल पड़ा था एक मिशन पर जहां निशाना था छोटा राजन और इनाम था डी कंपनी की वफादारी, लेकिन बदले में मिली मौत की सजा। आज मैं आपको सिर्फ मुन्ना झिंगाड़ा की कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि उसके मौत की वो कहानी भी सुनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। लेकिन अंडरवर्ल्ड की जो कहानी किसी ने आज तक नहीं सुनाई वो मेरे पास कैसे आई, वो भी आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए इस कहानी के अंत तक। क्या बोला मेन चीज कि बहुत सारे रिपोर्टर ने गलत बात लिखी है कि अंबेडकर गैंग बोला कि हम आपको सपोर्ट देंगे पूरा और आपकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेंगे, फिर वो दाऊद से हो, दूसरे देश के ISI से हो या कैसे हो। ये सब लोग छोटा जगीर उसकी गैंग में ये सब लोग छोटा राजन को टपकाने के बारे में मीटिंग रख रहे थे और ये उसी दिन मीटिंग के दिन उसके PAC को लेके पाकिस्तान में ले जाके किसी 5 स्टार होटल के अंदर उसने पार्टी कर दी मुन्ना झिंगाड़ा ने। ये जो आगे वाली स्टोरी थी ना, जो उसने मार दिया उसको मुन्ना झिंगाड़ा को, ये अभी तक बताई नहीं। मुझे मुंबई से एक कॉल आया था एक ऐसे शख्स की जो मेरी कहानियों को देखते हैं सुनते हैं, लेकिन कॉल पर पता है उन्होंने भी मुझे एक कहानी सुनाई जिसकी कुछ झलकियां तो आपने सुन ही लिया होगा। तो मैं अब मुन्ना झिंगाड़ा की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको दो भाई की कहानी को जाननी पड़ेगी। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड के गलियों से जहां दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम वजीर और दूसरे का नाम नासिर होता है और ये दोनों भाई कोंकणी मुस्लिम होते हैं जो जोगेश्वरी में इस्माइल यूसुफ कॉलेज में पढ़ते थे। नासिर बड़ा भाई था और वजीर छोटा भाई था। छोटा भाई वजीर 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया पढ़ने के लिए, लेकिन बड़ा भाई नासिर थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड था। इस वजह से गुंडागर्दी में ही उसका ज़्यादा दिमाग लगता था और वो ऐसे मौके को भी तलाशता रहता था जहां पे वो क्रिमिनल बन सके। तो एक बार की बात है, नासिर जो है ना वो मुंबई में ही कहीं जाने के लिए टैक्सी लेता है। मुंबई में जो काली पीली एम्बेसडर चलती थी टैक्सी वही, और उस दौर से ही मुंबई में ऐसा होता था कि दो लोगों को एक ही जगह जाना है तो वो टैक्सी का किराया ना आपस में स्प्लिट कर लेते थे, यानी कि बांट लेते थे आपस में। तो उस दिन टैक्सी के अंदर नासिर के साथ कोई और भी बैठा था और टैक्सी चल पड़ी। आगे रास्ते में नासिर का उसके साथ बैठे जो पैसेंजर था उसके साथ ना पैसों के लेकर उसके बीच बहस शुरू हो जाती है और ये बहस जो है वो झगड़े में बदल जाता है और आगे नासिर को अपने साथ बैठे पैसेंजर पर इतना गुस्सा आता है कि वो चलती टैक्सी में ही उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है उसके पांव के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़कर निकल जाती है और इस चक्कर में नासिर हाफ मर्डर के केस में फंस जाता है। तो वो जो गिर गया टैक्सी के बाहर, तो उसके ऊपर 360 लग गई और वो 1.5 साल के लिए अंदर चले गए। वो आदमी आज भी मोहम्मद अली रोड का रहने वाला है, व्हीलचेयर में रहता है। हंसने की बात तो ये और वो व्हीलचेयर में रहता है और आज भी है वो मोहम्मद अली रोड के ऊपर। और हुआ ये कि उसका जो छोटा भाई था ये सब उसको पता चला कि ऐसा ऐसे बड़े भाई ने लात मार दी तो वो गिर गया, तो उसको थोड़ा और रुतबा आ गया। जब तो उसके ऊपर बैच लग गया, ये लोग क्रिमिनल है, तो उनके ऊपर धारा लग गई 300। तो इसने स्कूल के ऊपर जो ऐसे किसी को मारना, किसी को लपेटना, किसी को जो वो तमाचे देना, ये सारी छोटे मोटे क्रिमिनल चीजें तो वो करता रहता था। अब नासिर का छोटा भाई वजीर जो होता है वो भी अपने हिसाब से गुंडागर्दी शुरू कर देता है, लेकिन अपने कॉलेज में ही। इसके बाद टीचर से बदतमीजी हो या किसी से मारपीट, ये उसका रोज का काम हो गया। इसी माहौल में कॉलेज के अंदर वजीर की मुलाकात होती है एक दुबले पतले आदमी से जिसका नाम
सैयद होता है। वही सैयद जो आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड में मुन्ना झिंगाड़ा बना और बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला करता है। तो जब मुन्ना कॉलेज में गया तो वजीर को लगा ये पतला दुबला लड़का कौन है, चलो इसके मजे लेते हैं। होते हैं ना कुछ उल्टे खोपड़ी के लड़के जो बेवजह ही किसी को भी परेशान करने लगते हैं, तो कुछ ऐसा ही था। उनको मालूम पड़ा कि प्लम्बिंग करने वाले का बेटा है तो पहुंच गए परेशान करने। तो लफड़ा ये हुआ कि नसीर को पहले से मासिर यानी नसीर का छोटा भाई जो क्रिमिनल आइडियोलॉजी का था, उसको पहले से ही ऐसे लगा कि अब ये नया कोई आया है, दुबला पतला सा लड़का है, एवरेज सा लड़का है कॉलेज के अंदर, उसको जो है थोड़ा तंग किया जाए। तो उस मामले में जो है उसने जो है उसको सीढ़ियों के बल जो है वो बीच में पैर डाल के वो गिर गया, और जिसके बाजू से उसको जो वो एकदम ऐसा इंसल्टिंग फील हुआ सैयद हुसैन यानी मुन्ना झिंगाड़ा को। और उसको ये इतना इंसल्टिंग फील हुआ कि उसने जो वो साइड में चाकू रखा था, जो लैब के पास जो चाकू था उसको लाया, वो दौड़ते दौड़ते गया, उसको लाया और उसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो उसके किडनी के अंदर घुसा दिया वहां से। अच्छा। वो उधर ही डेड हो गया। अब उसने मुझे क्या बोला मेन चीज कि ये बहुत सारे रिपोर्टर ने गलत बात लिखी है कि उसको जो है वो वासीर के पास चाकू था, उसका चाकू छीन के जो है वो उसने मारा, और ये चीज गलत है। वो जो चाकू था वो उसने लैब के पास से लाया और उसको मारा है। ओके। ये थोड़ी सी बलजीत परमार जी ने जो वो कवर की है, बाकी बहुत सारे जो ये है थोड़े ने ही ये स्टोरी कवर की है, पर जिन्होंने कवर की है वो गलत की है। ओके। असली स्टोरी ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो चाकू छीन के नहीं उठाकर लाया था। हाँ, छीना नहीं, वो उठाकर लाया। सैयद उर्फ मुन्ना अब एक कातिल बन चुका था, क्योंकि गुस्से में ही सही पर उसके हाथों एक मर्डर हुआ था, जिसके बाद वो भागते हुए अपने घर पहुंचा और अपने घर में अपने पिता को बताया कि बाबा मेरे से मर्डर हो गया है, अपने को भागना पड़ेगा। अब कहानी सुनाने वाले बताते हैं कि उसके पापा को ना उससे कुछ खास मतलब नहीं था, वो अपने ही दुनिया में मशगूल रहते थे। रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक घोड़े के ऊपर बेट लगाया करते थे, घोड़ों के रेस पे, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। तो उसका पापा जो था वो 11 बजे उधर जाता था और सुबह 6 बजे तक बैटिंग ही करता रहता था घोड़ों के ऊपर। हाँ, तो जो बैटिंग करते हैं उनको झिंगाड़ा बोला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मुन्ना झिंगाड़ा। सैयद का नाम मुन्ना झिंगाड़ा कैसे पड़ा, इसकी और भी कई कहानी हैं जो कि नशे वाली चीजों से भी जुड़ती है। अलग अलग लोग कई कहानी बताते हैं, पर एक कहानी जो है ये भी थी जो अभी आपने सुना। तो इसके बाद क्या होता है कि कत्ल के इल्जाम में मुन्ना पकड़ा जाता है और उसे भी जेल हो जाती है, और यही जेल में उसकी मुलाकात छोटा शकील के एक खास आदमी से होती है जिसका नाम होता है इस्माइल मलाबरी। अब देखिए, ये बात तो मैं अपने कई कहानियों में बता चुका हूं कि जेल हमेशा से नए क्रिमिनल के लिए ट्रेनिंग सेंटर होता है, और मुन्ना अब वहीं पहुंच गया था जहां उसकी दोस्ती सीधे शकील के खास से हो गई। शकील खुद दाऊद का सबसे खास कमांडर था और उसके सबसे खास आदमी से दोस्ती हो गई मुन्ना की। शुरुआत में मुन्ना को उससे कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन इस्माइल से जेल के अंदर मिलने के लिए एक लड़की आती थी, उस पर उसकी नज़र होती थी, जिस वजह से उसकी दोस्ती इस्माइल के साथ अच्छी हो गई। पर यह बात इस्माइल को नहीं पता था कि मुन्ना की नज़र कहाँ है, यानी कि उसके ही गर्लफ्रेंड पे। कुछ समय बाद इस्माइल जेल से छूट गया, लेकिन जाते जाते उसने मुन्ना को एक पर्ची पकड़ाई और कहा कि जेल से निकलने के बाद अगर भाई लोगों के साथ गैंग ज्वाइन करने का है तो कॉल करने का। अब इस्माइल तो जेल से बाहर चला गया, लेकिन उसकी प्रेमिका अब भी हर हफ्ते जेल में आती थी। उसकी जो प्रेमिका थी वो इसको मुन्ना झिंगाड़ा को मिलने के लिए हर सैटरडे जेल जाती थी। 2 साल बाद झिंगाड़ा भी जेल से बाहर निकल आता है और जेल से बाहर निकलते ही उस पर्ची को खोलता है जो उसे इस्माइल ने दिया था। पर्ची खोलने का मतलब था कि मुन्ना ने अपने लिए जुर्म का रास्ता चुन लिया था। इसके बाद उसकी बातचीत होती है छोटा शकील से, जो मुन्ना से कहता है कि गैंग में तो तेरे को ले लेंगे, लेकिन पहले प्रूव कर कि तू काम का है, और इसके लिए एक मिशन को पूरा करना होगा, पर उससे भी पहले तुझे गोलियां चलानी सीखनी होगी। छोटा शकील के जरिए मुन्ना के पास AK-47 पहुंच गया था, जिसे पहले उसे चलाना सीखना था।
इसके बाद उसे मिशन दिया गया गबली को उसके रैली में ही खत्म करने का। और सिर्फ गबली ही नहीं, उसके अलावा भी कम से कम 4-5 लोगों को खत्म करना था ताकि डी गैंग का धाक बन सके। मुन्ना मिशन पूरा करने के लिए मान जाता है। अब देखिए, हर जगह मौजूद जानकारी के मुताबिक मुन्ना गुलदस्ते में बंदूक छिपाकर आजाद मैदान के रैली में पहुंच जाता है, लेकिन गबली उस रैली में नहीं आता है, इसलिए उस दिन उसकी जान बच जाती है। लेकिन जिस सोर्स ने मुझे कहानी बताई उसके मुताबिक मुन्ना AK-47 लेकर पहुंचता है, लेकिन असल में उसे AK-47 के ताकत का अंदाजा नहीं होता है। गलती से ब्रस्ट मोड में ही उसकी उंगली ट्रिगर पर दब जाती है और एक ही झटके में कई गोलियां बंदूक से निकलती है, जिसमें एक गोली खुद मुन्ना के पांव में लग जाती है। तो मुन्ना झिंगाड़ा था, ये किसी ने कवर नहीं अभी तक। उसने जो बहुत ही चतुराई से गन को जो थे पैर के ऊपर लगने के बाद दूर फेंक दिए AK-47 को पलक झपकते ही। उधर बैठ के रोने लगा कि मेरे पैर के ऊपर किसी ने गोली मारी। तो गोली चलाने वाला मुन्ना खुद ही विक्टिम बनकर वहां से बच निकलता है। मुन्ना की ये चालाकी शकील को बहुत पसंद आई, वो उससे इंप्रेस हो गया। उसे लगा कि अगर मुन्ना को सही ट्रेनिंग दे दी जाए तो उसके लिए काम का आदमी हो सकता है। इसके बाद छोटा शकील मुन्ना झिंगाड़ा के जरिए मुंबई में कई कत्ल करवाता है, फिर उसको आगे चलकर पाकिस्तान बुला लेता है, जहां इस्माइल भी पहले से ही होता है। वही इस्माइल जिसने मुन्ना को गैंग में एंट्री दिलवाई थी। तो कुछ ऐसे मुन्ना झिंगाड़ा पाकिस्तान पहुंच जाता है और ये उस वक्त की बात है जब दाऊद और छोटा राजन के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। तो एक दिन बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रहा था पाकिस्तान में, कराची में, कि छोटा राजन को खत्म कैसे करें, क्योंकि तब तक तो वो दुश्मन बन गया था डी गैंग के लिए और उसे ही खत्म करने के लिए मीटिंग चल रही थी। लेकिन मुन्ना का कुछ अता पता नहीं था उस मीटिंग में, यहां तक कि इस्माइल को भी पता नहीं था कि मुन्ना है कहां। और भला इस्माइल को पता भी कैसे होता जब मुन्ना उसके ही गर्लफ्रेंड के साथ पाकिस्तान के 5 स्टार होटल में अय्याशी कर रहा था। असल में कहते हैं कि मुन्ना उस लड़की के चक्कर में ही पाकिस्तान जा पहुंचा था, जो इस्माइल को चीट करके उसके साथ इश्क लड़ा रही थी। और इधर छोटा शकील मुन्ना को ढूंढते हुए ISI तक जा पहुंचा। छोटा शकील ने तो यहाँ तक ISI को भी फोन लगा के बोला था कि ऐसा आदमी गुम हो गया है, कहीं तुमने मारा तो नहीं ना, ये हिंदुस्तान का है समझ के, ये इधर का है समझ के। तो ISI भी बोलती कि नहीं, हमने कोई ऐसा काम किया नहीं है, ये काफी इंटरनल चीजें उसने मुझे बताई और जो 100% रियल है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी क्रिमिनल है ही। इस्माइल मुन्ना झिंगाड़ा पर बहुत भरोसा करता था। छोटा राजन को खत्म करने जैसे मिशन के लिए छोटा शकील को वो मुन्ना का नाम ही बताता है। इधर मुन्ना उसकी प्रेमिका के साथ लगा पड़ा था। उस रात जब मुन्ना लौट के आया तो इस्माइल ने उससे पूछा कि कहाँ गए थे भाई। तब मुन्ना ने उसको उल्टी सीधी कहानी बता दी। दिमाग का तो वो तेज था ही और इस्माइल उस पर भरोसा करता था, इसलिए उसने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। उसे लगा कि ठीक है, चलो आ गया, ठीक है, आगे का काम देखते हैं। इस बीच छोटा शकील को पता चला कि डी कंपनी का दुश्मन छोटा राजन बैंकॉक में रह रहा है। शकील के कहने पर अशोक शेट्टी नाम के उसके साथी ने राजन गिरोह के पुजारी और साटन के साथ दोस्ती की। कुछ दिनों बाद शेट्टी ने दोनों को लालच देकर छोटा शकील से उनकी बात करा दी और छोटा राजन से विश्वासघात करने के लिए तैयार कर दिया। उनकी मदद से छोटा शकील ने राजन का पता हासिल कर लिया कि राजन उन दिनों अपने एक साथी रोहित वर्मा के फ्लैट में ही रह रहा है। फिर अशोक शेट्टी को पता चला कि राजन जो है वो अपने पूरे गैंग का ठिकाना बैंकॉक से बदलकर अफ्रीका के किसी देश में सेटल करने वाला है। जब उसने ये बात शकील को बताई तो शकील ने राजन को बैंकॉक से बाहर निकलने से पहले ही खत्म करने की साजिश रच दी। फिर 15 सितंबर 2000 की रात अशोक शेट्टी एक केक लेकर रोहित वर्मा के फ्लैट पर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। वर्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला, झिंगाड़ा ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। हर जगह यही कहानी है, लेकिन मेरे पास एक और कहानी है। हुआ ये कि पहले तक तो यही तय हुआ था कि बंदूक केक के अंदर ले जाया जाएगा छुपाकर। शकील को भी ये प्लान बढ़िया लगा था कि बंदूक केक में छुपा रहेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। प्लान को हरी झंडी मिल गई और झिंगाड़ा अपने आदमियों के साथ निकल गया। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले ही छोटा शकील का कॉल आ गया।
प्लान अभी के अभी कैंसिल कर दो। टेंशन में आके क्या लफड़ा हो गया, मुन्ना जिंगाड़ा टेंशन में आ गया कि कहीं इनको पता तो नहीं चला। फिर बाद में छोटे ने बोला कि जो आदमी है वो जो वो एक धागा ले रहे और केक को चेक कर रहे। अब धागे से केक को चेक करना मतलब क्या, धागा लेते हैं और केक को जो वो ऊपर से लेके नीचे को एकदम ऐसे दबा देते हैं, मतलब स्लाइस कर देते हैं। हाँ उसमें कुछ है क्या वो चीज? मुन्ना झिंगारा को पहले टेंशन हुआ कि कहीं उसके आशिकी का पता तो उन लोगों को नहीं चल गया, पर कॉल राजन के सिक्योरिटी चेक के बारे में अलर्ट करने के लिए था। तो आगे प्लान ये बना कि गन के अंदर केक नहीं लेकर जाया जाएगा, नहीं तो क्या पता चेक में पता चल जाए, बल्कि एक गन को ना कस्टमाइज करके उसको कमर के पास रखा जाएगा और मुन्ना के साथ जो है राजन का एक आदमी होगा ही जो उससे विश्वासघात कर रहा है। वो सिक्योरिटी चेक के वक्त उसकी मदद करेगा, क्योंकि असल में तो वो शकील के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन राजन के नज़र में वो उसका आदमी होता है। होता भी ऐसा ही है, जब मुन्ना केक लेकर जाता है तो राजन का आदमी उसके साथ ही होता है, इस वजह से उनकी कोई खास चेकिंग नहीं होती है। यहाँ मजे की एक और बात है, मुन्ना वहाँ पर राजन पर हमला करने के लिए पहुँच तो जाता है, लेकिन उसे असल में पता नहीं था कि राजन कौन है, कैसा दिखता है। उसे बस इतना इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि दरवाज़ा खुलते ही एक मोटा सा आदमी दिखेगा, उसे गोली मार देना है। मुन्ना जाता है, डोरबेल बजाता है, दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने एक हेल्दी आदमी उसे दिखता है और वो उस पर तुरंत ब्रस्ट फायरिंग कर देता है। लेकिन वो असल में राजन नहीं होता है, बल्कि रोहित वर्मा होता है, राजन का खास, जिसके साथ छिपकर वो वहां रह रहा था। और फिर जो है वो जो छोटा राजन गैंग का आदमी था, जिसने छोटा राजन को देखा था, वो मुन्ना को बोल रहा था कि ये आदमी नहीं है, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था। और वो छोटा राजन तो ठीक उसके पीछे बैठा था, तो रोहित वर्मा के दरवाजे के। छोटा राजन तो मुन्ना के ठीक सामने था, जो असल में रोहित वर्मा के पीछे सोफा पर बैठा हुआ था। लेकिन हड़बड़ाहट में मुन्ना ने पहले ही ब्रस्ट फायरिंग में मैक्सिमम गोलियां जो है वो रोहित वर्मा पर जाया कर दिया था, जिसके बाद अब सिर्फ 3 गोलियां बची थी, जो उसने आनन फानन में जान बचाकर भागते हुए छोटा राजन पर चला दी। गोली राजन को लगी भी, पर वो किसी तरह बालकनी से नीचे कूदकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद वहां की पुलिस उसे अस्पताल ले गई और वो तस्वीर काफी पॉपुलर भी है आज की तारीख में। बाकी इसके कुछ देर बाद बैंकॉक पुलिस झिंगाड़ा को भी गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में पेशी के लिए ले जाते वक्त उसने टीवी कैमरों पर कबूल किया कि उसे शकील बॉस ने राजन को मारने के लिए भेजा था और 6 महीने में डी कंपनी राजन को मार ही देगी। फिर मारेंगे इसको, बोलना इसको राजन को फिर मारेंगे हम लोग। आए थे मारने के लिए? हम लोग देखो और पहचानो, और कौन हमारे बहुत चाहते हैं। गिरफ्तारी के बाद मुन्ना ने खुद को पाकिस्तानी बताया था, लेकिन असल में वो था तो इंडिया का। इसलिए भारत ने कहा कि आप उसे हमें एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए। असल में वो हमारा मुजरिम है, पर यहाँ एक अलग ही खेल शुरू हो गया। जो पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि दाऊद और उसके गैंग का उनसे कोई लिंक नहीं है, उनके यहाँ नहीं रह रहा है, वो मुन्ना को अपना नागरिक बताने लगे। कहा कि अगर मुन्ना का एक्स्ट्रेडिशन होता है तो वो पाकिस्तान ही आएगा, क्योंकि वो उसका नागरिक है, वो पाकिस्तानी है। फिर मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि थाईलैंड की अदालत तक जा पहुंचता है, लेकिन भारत सरकार थाईलैंड की ऊपरी अदालत में झिंगाड़ा को प्रत्यर्पित करने का मामला हार गई और वो पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि उसे पाकिस्तान लौटा दिया गया, क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक प्रूव हुआ। अपने बॉस शकील के पास वो पहुंच गया, लेकिन इसके बाद की कहानी आज तक अनकही है, लेकिन वो कहानी मेरे हाथ लगी है। उसके बाद ये हुआ कि 2 प्लान थे कि छोटा शकील का ये कहना था कि इसको ही अगले थोड़े दिनों के अंदर, क्योंकि इसको मूंछ नहीं थी मुन्ना झिंगाड़ा को, तो उसको मूंछ वगैरह लगा के बाल बिल लगा के बेस उसका पूरा बदल सकते और वापस कहीं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अटैक में। फिर ये जो तब तक था, ये तब तक उसकी जो प्रेमिका थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई। मुन्ना को पाकिस्तान बुलाने के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि उसे ऑपरेट करने वाला दाऊद और छोटा शकील था, जिनका प्लान ये था कि मुन्ना को आगे भी किसी मिशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास दाढ़ी मूछ नहीं है तो उसका वेश बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं जब मुन्ना पाकिस्तान पहुंचा तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी पोल खुल गई।
पोल ये कि जो इस्माइल मालवारी उसे गैंग में लेकर आया था, उस पर भरोसा किया था, उसके ही प्रेमिका के साथ उसका चक्कर था और वो अब प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो ये खबर जब इस्माइल को लगी कि मुन्ना ने उसे इस कदर धोखा दिया है, तो वो कराची में मुन्ना के ठिकाने पर पहुंचा और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने मुझे कहानी बताई, उन्होंने बताया कि उस वक्त मुन्ना खाना खा रहा होता है जब इस्माइल उसे गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन ये खबर कभी बाहर नहीं आई। उसको इतना गुस्सा आया था मलवारी को, उसने जाके जो है वो खाना खा रहा था अपना ये मुन्ना झिंगाड़ा, उसके जो पीठ पीछे से ही उसके जो सर के ऊपर जो उसने ब्रस्ट फायर मार दी। मुन्ना झिंगाड़ा अगर जिंदा होता तो डी कंपनी किसी न किसी मिशन में उसका आगे भी इस्तेमाल जरूर करती, लेकिन लगभग 2 दशक से वो गुमनाम है। तो क्या सच में मुन्ना झिंगाड़ा मारा गया? इस बात का जिक्र इंटरनेट पर कहीं नहीं है। आज भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि वो कहीं पाकिस्तान में है या डी कंपनी के आसपास ही कहीं मौजूद है। लेकिन मुंबई से आए एक कॉल से जो कहानी मुझे पता लगी वो आपके सामने है। अब मुन्ना झिंगाड़ा जिंदा है या मारा गया, ये अभी एक विवाद है। लेकिन दाऊद ने अपने कई हिटमैन को पाकिस्तान में बुलाकर मारा है या फिर उनके गैंग के लोगों ने मारा है। फिरोज कोंकणी के लिए भी यही कहा जाता है। यहाँ तक कि दाऊद को धोखा देने वाला, यानी कि दाऊद के मुताबिक जिस भी हिटमैन ने उसे धोखा दिया, जिस भी साथी ने उसे धोखा दिया, ये कहा कि अब वो उनके साथ काम नहीं करेगा या दाऊद के बारे में पुलिस को बता दिया, उसका अंत मौत ही होता है। डेविड परदेसी के अंत की भी यही कहानी है, जिसके पीछे कहानी यही बुनती है कि डी कंपनी ने उसे खत्म कर दिया, दाऊद ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड की ये बस कहानियां हैं, सच होने का दावा मैं नहीं कर सकता। पर जो कहानी मुझे पता लगी वो आपके सामने है। मांगे आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। आज की इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कहानी जब लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मांगे मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।